हैं कि भाजपा हमेशा जो असल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाकर सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्यान डाइवर्ट कर देती है। क्या कहेंगे? तो आपने ऐसा क्या माहौल बनाया या देखा, किस तरह से आपने लोगों को कन्विंस किया कि इतनी बड़ी जीत उभर के आई है? हमारा एक चुनाव समाप्त होता है तो हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ गुसाई है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि मैं राजनीतिक और सोशल इश्यूज़ पे हमेशा बातचीत करता रहता हूं और इसी के संबंध में मैं कई मेहमानों से भी मिलता हूं। तो आज मेरे साथ मेरे ख़ास मेहमान हैं कैलाश पंत जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। तो सर, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपका कि हमको समय आपने दिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है। इस आज के दौर में सबसे बड़ी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल माना जाता है। आपने सर इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, आपने जनसंघ से लेकर भाजपा तक का सफ़र देखा है और आज की इतने बड़े संघर्ष के बाद इतनी बड़ी पार्टी उभर के आई है। आपका इस सफ़र में योगदान सर, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या योगदान रहा आपका सर? असल में मैं विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा जी, और 1989 में संघ के संस्थापक जी डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म शताब्दी वर्ष बनाया गया पूरे देश में। तो उस समय मैं रामनगर में था, तो मुझे रामनगर क्षेत्र का संयोजक बनाया गया। तो उनके जन्म दिवस पर हमने अनेकों क्योंकि 100 वर्ष उनके जन्म के पूरे हुए, तो उसमें हमने पुस्तिकाएँ निकाली थी। संघ क्या है, संघ क्या काम करता है, संघ के विभिन्न संगठन कौन से हैं, संघ की विचारधारा क्या है, संघ के लिए देश क्या है, ये पुस्तकों में सब कुछ था। तो वो पुस्तकें हमने बांटने का काम किया और उसमें मैंने बहुत काम किया संघ में। 89 में और 90 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक निकला। मैंने मोदी नगर से प्रथम वर्ष किया और वहीं से मैं संघ का प्रचारक निकला। बिजनौर ज़िले में मैं सर्वप्रथम वहाँ रहा और उसी दौरान राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, बड़ी तेज़ी में चल रहा था। तो मंदिर में भी मैंने जो एक हिंदुत्व के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते मुझे काम करना था, मैंने वो काम भी किया। 90, 91, 92 में बिजनौर ज़िले में रहा और बिजनौर ज़िला बहुत ही संघ की दृष्टि से बड़ा अच्छा ज़िला है, जहाँ संघ का बड़ा अच्छा काम है। अच्छा जी। जहाँ वहाँ अनेकों प्रकार के प्रचारक जो संघ के लिए निकलते हैं। और 1992 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में हिमगिरी प्रांत होता था, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को मिला के हिमगिरी प्रांत था। तो वहाँ मेरठ प्रांत ने उस प्रांत को गोद लिया हुआ था। तो मेरठ प्रांत से 2-4 प्रचारक प्रतिवर्ष वहाँ भेजे जाते थे। तो 1992 में मुझे हिमाचल भेजा, हिमगिरी प्रांत में, और कांगड़ा जिला का मैं प्रचारक के रूप में मैंने काम किया। 95 तक मैं वहाँ रहा, 95 तक मैं वहाँ रहा प्रचारक के रूप में। उसके बाद मैं सहारनपुर में आया, मैं वहाँ रहा। फिर मैं मेरठ महानगर में रहा, गाजियाबाद ज़िले में रहा, विभाग प्रचारक रहा। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बड़ौद, बागपत, ये सब मेरे पास रहे। और संघ के काम में बड़ा आनंद आया। मुझे लगा कि ये पवित्र काम है, ईश्वरीय कार्य मुझे करना चाहिए। और जितना भी काम किया है, आज जहाँ भी मैं हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ, उसके पीछे संघ के संस्कार मेरे से जुड़े हैं और वो मेरे रक्त में हैं। उन संस्कारों को न कभी छोड़ सकता हूँ, न कभी भूल सकता हूँ, न कभी उनसे भटक सकता हूँ। तो संघ के काम करते करते 2002 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से मुझे उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में भेजा गया। और मैं 2002 से लेकर 2007 तक उत्तराखंड में संगठन मंत्री के रूप में मैंने काम किया। अनेकों चीज़ें सीखने का मौका मिला। अनेकों जो अपने वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उनसे समाज में कैसे काम करना है, संगठन को बारीकों को कैसे समझना है, कैसे संगठन में काम करना है, कहीं दिखावा न हो परंतु काम अधिक हो जी, ये सब चीज़ें मैंने अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से सीखे और मैंने वो काम बड़ी बखूबी निभाया। आज भी मैं यदि यहाँ पर हूँ तो मैं जो मेरे 5 साल 6 साल का संगठन मंत्री का कार्यकाल रहा, उसमें बहुत चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, आज मेरे में वो चीज़ें हैं और मैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और लगातार
अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए मुझे भेजा गया तो मैं वहाँ भी गया। मोर्चा प्रकोष्ठों का मुझे प्रदेश का प्रभारी बनाया तो मैंने वो काम भी किया, और जिलों का मुझे प्रभारी बनाया, लोकसभा का प्रभारी बनाया तो मैंने वो काम भी किया। क्योंकि मैं काम इसलिए करता हूँ, मैं राजनीति में आगे बढ़ूँ या न बढ़ूँ मुझे इसकी चिंता नहीं है, किंतु मेरी पार्टी, मेरा विचार ये सदैव आगे बढ़ना चाहिए। यदि मेरी पार्टी और मेरा विचार आगे बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं हम भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जैसे आपने इतना लंबा राजनीतिक अनुभव आपका बताया, संघ में आपका और संगठन में आपका इतना संघर्ष और आपका कार्य इतना लंबा रहा, इसी के प्रयासों से एक मिथक जो है अभी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तोड़ा। जब कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार आया करती थी और आपका जो इतना कार्य वो रहा, इसी के फलस्वरूप मुझे दोबारा ये मिथक तोड़ना वो लगा। तो सर क्या रहा इसके पीछे, किस तरह से आपने मेहनत की इसमें ताकि ये जो मिथक जो है वो टूट सके? आप आम चुनाव की बात कर रहे हैं या चंपावत? ये विधानसभा चुनाव के जो अभी हुए। जी देखो, भारतीय जनता पार्टी, हम बार बार कहते हैं, हमारे वरिष्ठ लोग भी कहते हैं, हमारा एक चुनाव समाप्त होता है तो हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। बिल्कुल। हम कभी भी इंतज़ार नहीं करते हैं कि हमको जो है जब चुनाव आएगा उसके 2-4 महीने पहले सक्रिय होंगे, ऐसा कोई नहीं। हमारी प्लानिंग बनती, क्योंकि हमारा नेटवर्क बूथ तक है, हमारा बूथ का अध्यक्ष होता है, हमारे बूथ पर 10 की टीम होती है, उस टीम में हमारी बहनें भी होती हैं, युवा भी होता है, और ऐसे लोग जो पुराने लोग, अनुभवी लोग, उनको भी हम रखते हैं। यानी संघ का जो भाजपा का जो नेटवर्क है वो बूथ तक है, जहाँ पर बूथ में यदि आपके 20 लोग खड़े हैं उस बूथ को आप हार नहीं सकते। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो है कार्यशैली है, हम इस काम को करते हैं। हमारे यहाँ संगठन मंत्री होते हैं, उनका 24 घंटे में यही काम होता है कि कार्यकर्ताओं को लगातार काम में लगाए रखना और परिणाम लेना, क्योंकि राजनीति में अंतिम परिणाम को ही देखा जाता है। यदि आपने कितना ही काम किया, यदि उसका परिणाम नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब वो काम नहीं हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमियां रहेगी। इसलिए काम भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है पॉजिटिव परिणाम देना चाहता है, और इसलिए हम पिछले 5 साल लगातार काम कर रहे थे। कि उत्तराखंड में मिथ्या था कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की आती है, और कांग्रेस वाले इस चक्कर में थे कि बीजेपी 5 साल में गलतियां करेगी और हम अपने आप आ जाएंगे बिना मेहनत के। किंतु उन 5 साल में अनेकों चीज़ें रही होंगी, मैं नहीं कह रहा कि हमने सब काम अच्छे ही किए होंगे, कहीं पर कोई कमियां रहेंगी, कहीं पर कोई गड्ढे बने होंगे, उन सबको बांटने का काम भी हमारे कार्यकर्ता ने किया। बार बार अमित शाह जी अध्यक्ष थे, उनका यहाँ दौरा होता, नड्डा जी का यहाँ दौरा हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इस प्रदेश को अपने में आत्मसात किया हुआ है, यहाँ उनकी बिल्कुल आत्मा जुड़ी हुई है इस प्रदेश से, वो लगातार उन्होंने दौरे किए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। फिर हमारा तो संगठन का वर्क है, वह मंडल स्तर पर हो, वह शक्ति केंद्र में हो, वह जिला स्तर पर हो, वह प्रदेश स्तर पर हो, इतना मजबूत है, मैं आज दाव के साथ कह सकता हूँ, कोई दूर दूर तक भी नहीं है। कांग्रेस के संगठन के मामले में कहीं हमसे कहीं गुना पीछे है। खैर मुझे उनके संगठन के बारे में जाना भी नहीं है, न उनके बारे में कोई कहना है, किंतु मैं इतना अपने गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इतना मजबूत है कि कोई उसको आसानी से ढहा नहीं सकता है। इसलिए हमारे यहाँ जो चीज़ ऊपर तय होती है वो नीचे तक बूथ तक जाती है। जैसे अभी 10-12 दिन पहले हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है, पूरे देश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, वहाँ पर अन्य कुछ विषय आते हैं, उनमें हमने पिछले 3 महीने में क्या किया, आगे 3 महीने का हमको क्या काम मिलेगा, हम कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ हमको कौन से काम करने, लगातार कार्यकर्ता की सक्रियता को कैसे बनाए रखना है, ये सब चीज़ पर विचार होता है। अनेकों प्रस्ताव उसमें आते हैं, अनेकों नई योजनाएँ आती हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी होती है। कल ही हमारे हल्द्वानी में प्रदेश कार्यकारिणी हुई है, 2 दिन की, उसमें अनेकों विषय आए हैं। अब प्रदेश कार्यकारिणी में ही हमने तय कर लिया है कि जिले की कार्यकारिणी कब तय होंगी, हमने उनको समय दे दिया। हमने कहा आपको 10 से लेकर 14 के बीच में जिले की कार्यकारिणी करनी है। इतना कम समय में कौन कर सकता है, क्योंकि हमारा नेटवर्क है। हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारे यहाँ 12 तारीख को है, हमारे यहाँ 13 तारीख को है, तो हमने उनमें कौन जाएगा, हमारा कौन मंत्री जाएगा, हमारा कौन प्रदेश का पदाधिकारी जाएगा, ये भी तय कर लिया है। यानी 4 दिन के अंदर हमारे 14 के जो ज़िले हैं भाजपा के, उन 14 जिलों में हमारी 14 जिलों की कार्यकारिणी हो जाएगी। जैसे हमारी जिले की कार्यकारिणी समाप्त होगी उसी में तय हो जाएगा कि मंडल की कार्यकारिणी कब होंगी। एक जिले में हमारे 24-25 मंडल हैं, अब मंडल तक कार्यकारिणी करते हैं। मंडल के बाद हमारा वो विषय, यानी जो विषय हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शुरू हुआ था, वो मंडल के बाद जो हमारे शक्ति केंद्र होते हैं, 4-5 बूथों का एक शक्ति केंद्र होता है, उन शक्ति केंद्रों की हम बैठक करते हैं। वहाँ हमारा मंडल का पदाधिकारी जाता है, जिले का पदाधिकारी जाता है और उन विषयों को वहाँ तक ले जाता है। और शक्ति केंद्र के बाद जो हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक होता है, जो हमारा शक्ति केंद्र का प्रमुख होता है, वो बूथ तक उस विषय को ले जाता है। यानी जो बात हमारी जो है
राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है जी। और 1 महीने के अंदर हम उसको बूथ तक पहुंचाते थे, 15 दिन के अंदर। यानी अभी 10 दिन पहले हुई है, आने वाले 10 दिन तक हमारे विषय जो है हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाएगा। ये हमारा नेटवर्क है। इसलिए जब चुनाव हुआ तो लोग अपने आंकड़े लगा रहे थे कि उत्तराखंड में भाजपा नहीं आएगी और बड़ा कठिन है आना, परंतु हमको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास था और अपने काम पर विश्वास था। क्योंकि बहुत बार व्यक्ति कितना ही बोले उसका कोई अर्थ नहीं है, व्यक्ति का काम बोलता है। यदि आप काम कर रहे हैं तो वह दिखाई देगा आपको। तो बोलने की अवस्था नहीं, हम कहते हैं मैं कार्यकर्ता से कि बोलने की अवस्था नहीं है, व्यक्ति का काम बोलेगा। फिर हमारे वहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि हर कार्यकर्ता काम करता है और कुछ कार्यकर्ता ऐसे बिल्कुल रिजर्व टाइम में रखे जाते हैं कि जहाँ कम वहाँ हम। यदि जहाँ कम पड़ी तो वहाँ हमारा प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता उस काम को करेगा बूथ पर। मुझे लगा बूथ पर कोई खड़ा नहीं है और तो प्रदेश अधिकारी में ये कभी भी संकोच नहीं होगा कि यार मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, मैं बूथ पर खड़ा क्यों होऊंगा। इसलिए हमने कहा कि जहाँ कम वहाँ हम। ये वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी ये संघ की विचारधारा है जी, जो इतना गहराई से सोचते हैं। और मजे की बात है कि हमारा कार्यकर्ता काम करता है, रात दिन लगा रहता है, उसके मन में अपने लिए कुछ नहीं है, उसका भाव भी यही रहता है कि मेरा पार्टी, मेरा विचार ये आगे बढ़ना चाहिए और उन विचारों के लिए वो काम करता है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इससे पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सदस्यता में सबसे आगे थी जी, और हमने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। आज उनके हमारे करोड़ों लोगों ने सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ली है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे अनेकों लोगों का योगदान है। सैकड़ों हाथ इस संगठन को आगे बढ़ाने में खप चुके हैं और सैकड़ों हाथ अभी लगे हुए हैं जी। और इस प्रकार जब चिंतन होता है, जब ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक चिंतन होता है, सकारात्मक चिंतन होता है, तो वो पार्टी परिणाम भी अच्छा देती है। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी अनेकों राज्यों में सरकार में, केंद्र में आज 8 साल लगातार माननीय मोदी जी को 8 साल पूरे हुए हैं, जिनको हम जो है एक सुशासन के रूप में उन कार्यक्रमों को मना रहे हैं। जो भी 8 साल में मोदी जी ने देश के लिए किया है, देश की जनता के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है और किसानों के लिए किया है, बेरोजगारों के लिए किया है, विद्यार्थियों के लिए किया है, उन 8 साल के कार्यकाल को हम जो है नीचे तक मंडल तक ले जा रहे हैं कि सुशासन के रूप में उसको मना रहे हैं। किस पार्टी में ऐसा है? यानी विचित्र पार्टी हमारी है जी। इसको समझना एकदम से कोई आए इसको पार्टी को समझ आए संभव नहीं है। इसको समझने के लिए भी इसमें खपना पड़ेगा, इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। जितना आदमी इसकी गहराई तक जाएगा उतने उसको भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझ में आएगा। लोग कहते हैं संघ क्या है, क्या कर रहा है। अब उसको क्या उत्तर दिया जाए, संघ क्या कर रहा है? अरे संघ क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, यदि आपने ये चीज़ को जानना है आप जरा संघ में जाके देखो ना, 2, 4, 5, 7, 15, 20 दिन रहो ना, संघ के जो वरिष्ठ लोग उनके संपर्क रहो, संघ के प्रचारक उनके संपर्क में रहो, तो संघ क्या कर रहा है आपकी समझ में हमारे बताने के बजाय स्वयं अपने आप आ जाएगा। तो उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी यानी जो मातृ संगठन हमारा संघ है उसकी प्रेरणा से चलता है और अपने हिसाब से काम करता है। यदि कहीं पर दिशा गलत होती है तो वहाँ पर उनको सुधारने का काम भी हमारे वरिष्ठ जो लोग हैं वो करते हैं। आपने जैसे अभी कांग्रेस का जिक्र किया, नहीं भी करना चाह रहे थे आप, एक तरफ तो उनका जो है मैनिफेस्टो ही विधानसभाओं तक नहीं पहुंचा। आपने बताया आपका जो संगठन है, जो राष्ट्र की नीति है, वो भी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तक बहुत इजीली पहुंच जाती है ताकि उसका प्रचार हो सके। इसी को लेकर मैं अब उपचुनाव जो अभी हाल ही में हुए हैं चंपावत में, मुख्यमंत्री जी इतनी बम्पर वोटों से जीतकर 54,000 करीबन उनको वोट पड़ा है। कांग्रेस की उन्होंने जो है निर्मला गहतोड़ी जी को बिल्कुल जमानत जब्त कर दी। 94% जो वोट शेयर उनके पक्ष में गया है। ऐसी सर क्या माहौल वहाँ पर आप लोगों ने बनाया, क्योंकि आप भी उस चुनाव के सूत्रधार माने जा रहे हैं, तो आपने ऐसा क्या माहौल बनाया या देखा, किस तरह से आपने लोगों को कन्विंस किया कि इतनी बड़ी जीत उभर के आई है? पहले तो जो घोषणा पत्र आपने कहा जी, शुरू में हम भी को घोषणा पत्र बोलते थे कि आज हमारा घोषणा पत्र जारी हो गया है जी, किंतु हमने बड़ा चिंतन किया हमारे बड़े बड़े लोगों ने। हमने घोषणा पत्र का नाम भी दृष्टि पत्र रखा जी, यानी दृष्टि उतर पड़नी चाहिए कि हमने ये काम करने हैं जी। और ये घोषणाएं बहुत बार हो जाती है, आदमी कर दिया, आ गए तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे वाली बात होती है, किंतु भाजपा विश्वास के साथ उन्होंने उसको दृष्टि पत्र के रूप में हमने उसको जनता के सामने रखा और उसमें जो भी हमने चीज़ें कही हैं जी वह 100% पूरी होंगी जी। इसलिए होंगी कि पिछले 2017 में जो हमने कही थी वह सब बातें पूरी हुई, तो
भाजपा ने हमको इतना बड़ा मैंडेट दिया कि 47 हम सीटें लेके आए उत्तराखंड में, और एक मिथ्या को हमने तोड़ा है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ सरकार रिपीट होती नहीं है, और अब ये तय हो गया कि अब अनेकों वर्षों तक यहाँ भाजपा ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस जिस राज्य से 2 चुनाव लगातार आती है वहाँ फिर कभी नहीं आती है। अब ऐसे अनेकों राज्यों का उदाहरण देख लीजिए जहाँ कांग्रेस 2 चुनाव लगातार हारी, उसके बाद वो आई नहीं है। अभी आपने जिक्र किया चंपावत उपचुनाव का जी, और आपने कहा कि इतने अच्छे वोट मुख्यमंत्री जी को मिले। देखो मैं आपको सच बताऊं जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो आचरण है, जो उनका व्यवहार है, जो उनके कार्य करने की शैली है, जो उनको जनता से मिलने का एक अपनत्व तो उसमें दिखाई देता है, और जो कभी भी आपको तनाव में नहीं दिखाई देंगे। जो भी व्यक्ति जाता है उससे मिलते हैं, उसकी समस्या का समाधान निकालने का काम करते हैं, और वह एक ऐसे नेता के रूप में उत्तराखंड में उभर के आए। यदि लोग केंद्र में मोदी जी को याद करते हैं तो उत्तराखंड में आज लोग जो है पुष्कर सिंह धामी को याद करते हैं। और पुष्कर सिंह धामी ने अपनी रात दिन की मेहनत से काम किया। दुर्भाग्य रहा कि वो खटमा से चुनाव हार गए, किंतु भारतीय जनता पार्टी के 12 ज्योतिः विधायकों ने कहा कि हम आपके लिए सीट खाली करते हैं और आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए केंद्र को, और आप हमारे यहाँ से लड़ें। यही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो 10-12 अन्य दलों के लोग थे उन्होंने भी कहा कि हम भी सीट आपके लिए खाली करते हैं। यानी ये व्यक्ति की जो है प्रसिद्धि तो है, लोग उससे प्रभावित तो हैं जी। कोई किसी के लिए ऐसे नहीं बोल देता है बिल्कुल नहीं जी, कि चलो मेरा नाम आ जाएगा मैं बोल दूंगा। तो लोगों ने मन से बोला। बहुत ऐसे विधायक थे जो लिख कर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को दे के चले गए थे कि हमें ये रिजाइन है, आपको आगे बढ़ा देना, आप मेरे वहाँ से चुनाव लड़िए। और उपचुनाव हुआ। कैलाश गहतोड़ जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। चंपावत के विधायक, जैसे उन्हें मालूम चला कि खटिमा से माननीय मुख्यमंत्री जी हार गए तो उन्होंने तत्काल ही घोषणा कर दी कि आप जो है चंपावत आइए, मैं आपके लिए सीट खाली करूंगा। और वो लगातार सीएम साहब के पीछे पड़े रहे कि आप आइए ना, मेरा रिजाइन स्वीकार करो ना, करवाओ ना। और सीएम साहब वहाँ गए और वहाँ की जनता को लगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम सीधे मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। लोग विधायक का चुनाव करते हैं, वहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री का चुनाव करा। और एक तरफा ऐसा वातावरण था। गुसाई जी मैं लगातार उस क्षेत्र में था जी, मैं लगातार घूम रहा था, मैं देख रहा था। मैं कोई झंडा डंडा लेके प्रचार तो नहीं कर रहा था, मैं कहीं भाषण भी नहीं दे रहा था। मैं मतलब अंदर ही अंदर चीज़ें क्या हो रही हैं जी, किस प्रकार का फीडबैक आ रहा है करके। मैं चाय की दुकान में बैठता था तो वहाँ पुष्कर सिंह धामी जी की चर्चा होती थी, किसी पान की दुकान में, किसी खाने होटल में, कहीं सड़क पर, किसी गाड़ी में, किसी युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, जहाँ भी गया एक तरफ आता है कि पुष्कर सिंह धामी को हमने जिताना है जी, जिताना। जीत तो निश्चित थी हमारी, और हमारे भी सभी अधिकारी भी यही देख रहे थे कि हमारे जीत का मार्जिन क्या होता है। 40,000 से ऊपर होता है, 45,000 से ऊपर होता है, या 50,000 से ऊपर होता है। प्रभु ने सुनी कि हम 55,000 वोटों से ऊपर जीते हैं मुख्यमंत्री जी। नंबर 1। नंबर 2, ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं विश्व का रिकॉर्ड न हो कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है 94% वोट उस व्यक्ति को मिले। यानी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। 300 कुछ वोटें कांग्रेस की प्रत्याशी लाई है वहाँ, कांग्रेस कहीं भी नहीं थी, बहुत बुरा हाल जी। और उसकी जमानत जब्त हुई। और 94 यानी 94% मत जी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेके आ रहे हैं। और ये इतना बड़ा निर्णय जनता ने दिया है, और मैं उस वहाँ की जनता को भी धन्यवाद करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता वो चुनाव क्षेत्र में लगे थे वहाँ पर अपना तन मन धन से सहयोग दे रहे थे। लगातार 1-1 महीने तक अपने घर नहीं गए, वहीं डटे हुए थे। और जहाँ जो उनकी व्यवस्था दी गई थी, जिस बूथ की व्यवस्था दी गई थी, जिस मंडल की व्यवस्था दी गई थी, वो उसी मंडल पर, उसी बूथ तक सीमित रहे, उससे कहीं बाहर भी नहीं गए। यानी ये भी एक अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी में। यानी जितना आपको काम दिया गया है उतना काम करना, उधर और आगे की चिंता मत करो। आगे की चिंता के लिए आगे का आदमी बैठा हुआ है, तुमको उतनी चिंता करनी है जहाँ तक का तुमको चिंता के लिए तुम्हारा दायरा निश्चित किया गया है। तो इसलिए इस उपचुनाव में एक ऐसा परिणाम आया कि आज लोग, कांग्रेस के लोग बड़े वो हैं, और हमको कोई बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम जिस प्रकार की वर्किंग कर रहे थे वहाँ, चुनाव जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे थे, हमको लग रहा था कि निश्चित तौर पर हम 50-55 हज़ार वोटों से जीतेंगे, और हमारा जो वोट मिलेगा हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, हम 90% से ऊपर मान के चल रहे थे, किंतु 94% हुआ। चलिए सर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
जैसे कि आपने इतने उत्तराखंड के ये जो उपचुनाव हुए, इसमें इतनी बड़ी संघर्ष और इतनी बड़ी जीत की बात कही। एक सर, आपके विरोधी आप पर एक हमेशा एक आरोप लगाते हैं सर, आपकी विपक्षी पार्टीज़ रहते हैं जितनी भी, वो आप पर एक आरोप लगाती हैं कि भाजपा हमेशा जो असल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटका कर सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्यान डाइवर्ट कर देती है। क्या कहेंगे सर इसमें? देखो, जो हमारे विरोधी हैं, हमको उनसे कोई अपेक्षा नहीं कि हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे जी, किंतु जो असली मुद्दे हैं यदि हम उनसे भटक रहे हैं, मैं अपने विरोधियों से निवेदन करता हूं कि वो असली मुद्दे लेके जनता के बीच में तो जाएं। उनके असली मुद्दे क्या हैं हमें तो मालूम चले। अगर किन असली मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाते हैं, जनता उनको कितनी स्वीकारता देती है, वो असली मुद्दे लेके क्यों नहीं जा रहे। जी, मैं सच कहूँ कि आज विरोधीवाद कोई मुद्दा नहीं है। जो गरीबों के नाम पर सत्ता में आते थे, जी, जो मजदूरों के नाम पर सत्ता में आते थे, या जिस प्रकार से वो एक वर्ग विशेष, जाति विशेष या एक जो है धर्म विशेष के वोटों से सत्ता में आते थे, आज वो सब सिमट हमने ध्वस्त कर दिए। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये ऐसे नहीं कहा है, उन्होंने ये शब्द कभी नहीं बोले हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं, वो किसी भी जाति धर्म और किसी भी संप्रदाय का हो। हम सबका विकास चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एक तरफ एक ही विकास हो। यदि देश को आगे बढ़ाना है, देश को अग्रिम देश की श्रेणी में खड़ा करना है, तो फिर देश के हर नागरिक का हमको विकास में चिंतन करना पड़ेगा, हर नागरिक को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा हर की सबका विकास भी कहा है, सबका विश्वास भी कहा है। हमने सबका विश्वास भी जीतना है हमने, और हम इसमें ये कह रहे हैं कि सबका प्रयास भी होना चाहिए देश को आगे बढ़ाने में। ये बात है, यदि मोदी जी ने चार शब्द कहे हैं, ये जो विरोधी लोग हैं जो सिर्फ मोदी जी की आलोचना करते हैं, उतना उनको एकांत में इन 4 शब्दों पर विचार करना चाहिए कि 4 शब्दों का अर्थ क्या है, मायने क्या है। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, और हमको आज विपक्ष की कोई डर भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं कि विपक्ष दूर दूर तक नहीं है। वो अपनी आपस की लड़ाई कोई कम कर लें, वो आपस में ही न लड़ें, ये हम उनको जो है सुझाव देंगे जी, और इसके लिए हम उनको शुभकामनाएं भी देंगे कि ऐसा न करें जी। वो यदि विपक्ष है तो एक और रचनात्मक भूमिका अपना निभाए। जहाँ पर हम गलत हैं तो उनको गलत कहने का साहस होना चाहिए, वो बताएं कि आप यहाँ गलत हैं जी। तो चलो, हम सत्ता वाली पार्टी है तो हम विचार करेंगे भाई अरे हम गलत हैं, तो नहीं तो हमको उनके सुझाव की अवस्था नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी गलतियाँ की हैं कि हमारी कोई गलती को ढूंढ नहीं सकते। सर, आपने 2 दिनों का अभी बहुत बड़ा चिंतन बैठक किया हल्द्वानी में। सर, आपने इतना संघर्ष पार्टी के लिए किया, क्या आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है पार्टी की तरफ से उत्तराखंड को लेकर, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखो, ऐसा है, मेरी पार्टी ने जब जब मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है जी, मैंने उसका निर्वहन किया है जी, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रलोभन के मैं उसका निर्वहन करता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे संगठन मंत्री बनाया तो मैंने उसका निर्वहन किया। मेरी पार्टी ने मुझे मोर्चा प्रकोष्ठ का प्रदेश का प्रभारी बनाया, मैंने उसका निर्वहन किया। मुझे अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए भेजा, मैंने वहाँ चुनाव लड़वाया, मैंने वह भी निर्वहन किया। मुझे अनेकों जिलों का प्रभारी बनाया तो मैंने उसका भी निर्वहन किया। मुझे अनेकों लोकसभाओं का प्रभारी बनाया चुनाव का, मैंने उसका भी निर्वहन किया जी। मेरी पार्टी जब भी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, मैं उसका पार्टी के हित के लिए निर्वहन करूँगा। किंतु मैं कभी इसलिए काम नहीं करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कि मुझे कुछ प्राप्त हो। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरी पार्टी को प्राप्त हो, मेरी पार्टी आगे बढ़े, मेरी पार्टी के विचार आगे बढ़े, और मेरी पार्टी की जो है एक मान सम्मान पूरे देश में बढ़े। मैं उसके लिए काम करता हूँ। यदि मेरी पार्टी आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर कैलाश पंथ भी आगे बढ़ेगा। सर, आप हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में किसी और शख्सियत से बात करेंगे, तब तक के लिए बेहद धन्यवाद, शुक्रिया जी, नमस्कार।